चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ दिशा क्लासेस। और एज यू नो वेरी वेल कि वी आर रनिंग अ स्मॉल प्रोग्राम अंडर दिस कोविड असिस्टेंस कि फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर रनिंग अ स्मॉल बैच विच इज रनिंग राइट नाउ ऑनलाइन विथ यू गाइस। इसमें हम लोग 40 to 45 डेज के टारगेट में नीट का जो फिजिक्स का पोर्शन है वो करवाएंगे। आई नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये कहना भी गलत होगा कि 40 दिन में फिजिक्स खत्म हो जाएगी। द थिंग इज इसमें द मेन पर्पस विथ विच वी आर वर्किंग हियर विथ यू राइट नाउ इज कि जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जिसको जहां जहां छोटी छोटी दिक्कतें आ रही है उसका रिवीजन प्रॉपर्ली हो जाए। इट इज वन ऑफ द ओनली कोर्स इन विच हम चीजों को बहुत बेसिक से उठाएंगे, बहुत ज्यादा बेसिक से, ताकि आपको उसकी फील आए और उसके अच्छे क्वेश्चंस पे अपन कवर करेंगे। अब तक हम लोग ट्राइग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स का जो हिस्सा है त्रिकोणमिति उसको खत्म कर चुके हैं, और उसके बाद में हमने डिफरेंशिएशन एक क्लास में पढ़ा था बहुत बढ़िया से। फिर हमने पढ़ा था तुम्हारा इंटीग्रेशन, फिफ्थ लेक्चर टुडे। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन खत्म किया था, बेसिक से लेके उसके अच्छे से क्वेश्चंस किए थे हमने, वेक्टर्स हमने चालू कर दिए थे। आज हम लोग वेक्टर्स फिनिश कर लेंगे। वी विल बी फिनिशिंग द वेक्टर्स टुडे, और आफ्टर फिनिशिंग द वेक्टर्स थोड़े मोड़े और बेसिक पढ़ाने के बाद में मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12 पहले। I had some conversation with you guys last day, बच्चों के रिस्पॉन्स आए थे, उन रिस्पॉन्स के बेसिस पे I have decided कि इसके जस्ट बाद में हम सबसे पहले क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। चालू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक वेक्टर। वेक्टर में कुछ छोटी छोटी चीजें हमने कल पढ़ ली थी, उनको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे नए कनेक्टेड हैं। देखो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर, और आज हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। एज यू नो वेरी वेल, आज देखो पहली क्लास में बहुत से बच्चे कनेक्टेड रहते हैं, एंथुसियाज्म में, जोश में बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, है ना। अभी अच्छी स्ट्रेंथ है, इसके बाद एक क्लास और होगी, फिर एक क्लास और होगी। 3 दिनों से हम 3 क्लासें ले रहे हैं लगातार। तो आई कैन सी वेरी वेल कि जो डेडिकेटेड और सिंसियर बच्चे हैं ना, कुछ ही बच्चे जो तीसरी क्लास तक मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। तो यदि आप पहली क्लास में है तो आपको बता दूं कि इसके बाद 2 क्लास और लगेगी, आपके पास 2 लिंक और आएंगे जूम क्लासेस के, जिस पर आपको क्लिक करके ज्वाइन करना होगा। क्लियर है कि नहीं है? आइए देखते हैं वेक्टर। वेक्टर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। वेक्टर की बहुत बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी। मैंने बताई थी कि हमारे पास में ये एक डायरेक्शन को शो करता हुआ वेक्टर होता है ना। इसके बारे में कल अपन फुल डिस्कशन कर चुके हैं। इसको शो करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर ऐसा लगा दो वेक्टर, दिस रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए। ये सदिश ए को निरूपित करता है। ए कैप ये सदिश ए की दिशा को निरूपित करता है। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, एंड दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ये सदिश ए का परिमाण होता है, ठीक है कि नहीं है ना। इसके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। इंपॉर्टेंट चीज थी वेक्टर ए कैप। ये क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। और वेक्टर ए को कैसा लिखा जा सकता है? मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए कैप। ये मैंने आपको कल डिस्कस करके बताया था। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? ये अपन ने कल डिस्कशन किया था, है ना। ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है वेक्टर ए कैप, और ये इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। क्लियर है? और ये आपका नेट वेक्टर बना है। ए कैप के बारे में कल हम डिस्कशन कर रहे थे। देन आई टोल्ड यू गाइस, व्हाट डिड आई टोल्ड यू कि ए कैप जो होता है वो डायरेक्शन को बताता है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारी डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, इसके घर की तरफ, उसके घर की तरफ, है ना, उस तरफ, वहां, ऐसा वैसा, बहुत सी डायरेक्शंस होती है। बट जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में हमने फिक्स कर रखी है 3 डायरेक्शन, एक्स, वाई, जेड। बेसिकली ये 3D में होता है। किस में होता है? 3D में होता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मेक एक्स वाई जेड एक्सिस विद हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। ये देखो ऐसा। दिनेश शैनी, आर यू कनेक्टेड नाउ? आवाज आ रही है आपको मेरी? आपका माइक ऑफ है बेबी। तुम कोई नहीं यार, इसको थोड़ा सा YouTube पे देख लेना, ठीक है। बाकी बच्चे कनेक्टेड है, तुम YouTube पे थोड़ा सा इसको देख लेना, ट्राई करो, हो सकता है आ जाए। बच्चों ये होता है एक्स वाई जेड और एक्सिस। एज यू कैन सी वेरी वेल कि ये जो मार्कर है आपको एकदम सीधा दिखाई दे रहा है। दिस रेड मार्कर इज स्ट्रेट अप, लाल वाला मार्कर सीधा ऊपर की तरफ है, ब्लू वाला मार्कर लेफ्ट साइड में, पता नहीं आपके राइट साइड में होगा, आई एम नॉट श्योर, बहुत ज्यादा मिरर हो जाती है इमेज। ये वाला जो मार्कर आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपको टिप दिखाई दे रही है, दिस इज अवर वाई एक्सिस, ये वाला। दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये वाला। दिस इज योर जेड एक्सिस, ऐसे आ रहा है। अब एज इट इज बनाता तो एक पॉइंट होता तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, तो ये तुम्हें जो पॉइंट दिखाई दे रहा है दिखता ही नहीं यहाँ पे, तो हम इसको हमेशा थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बनाते हैं जिसमें जेड ऐसा जाता हुआ दिखता है। समझ में आया? जेड ऐसे जाता हुआ। क्लियर विथ ऑल ऑफ यू?
वर्टिकल मोशन ऑफ मुंडी मतलब हाँ, हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब ना, आई कैन नॉट सी एनी मोशन टुडे, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ अंगूठे भी दिखा सकते हैं आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस एक्स डायरेक्शन, हमारे पास में 3 डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। होती तो 6 है। इधर वाले को -x बोलेंगे, नीचे वाले को -y बोलेंगे, पीछे वाले को -z बोलेंगे। और अच्छे से बताएं, इस बोर्ड के प्लेन में ये वाली डायरेक्शन x, ये वाली डायरेक्शन y, और ये जो बाहर आने वाली डायरेक्शन इसको +z बोलेंगे। ये जो बाहर आती हुई डायरेक्शन इसको क्या बोलेंगे, +z बोलेंगे। अंदर जाती हुई डायरेक्शन को -z बोलेंगे। अब इस डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को हमेशा कैप से लिखते हैं। दिस कैप, ये हमेशा डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है लाले, ये हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, दिशा को शो करता है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर जेड कैप। इस डायरेक्शन को आज के बाद जेड कैप बोला जाएगा, इस डायरेक्शन को आज के बाद वाई कैप बोला जाएगा। इफ समवन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो -y कैप, समवन इज मूविंग आउटवर्ड प्लस जेड कैप, समवन इज मूविंग इनवर्ड तो -z कैप। स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन तो यही होना चाहिए था एक्स वाई जेड, पर एक और नोटिफिकेशन यूज किया गया, आई कैप। एक्स के आई कैप बोला गया, वाई को जे कैप बोला गया और जेड को के कैप बोला गया। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है पक्का। तो देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, दो एक्सिस जब भी मिलते हैं तो बनता है प्लेन। दो एक्सिस के मिलने से क्या बनता है, प्लेन। जैसे y और x मिल गए तो बोर्ड का प्लेन बन गया। x और z मतलब ये वाला x, ये वाला z, x और z मिल गए तो ये वाला प्लेन बन गया जो फर्श है। y और x मिल गए तो ये वाला प्लेन बन गया जो कि वॉल है। y और z, ये y और ये z, ये मिल गया तो इधर वाली वॉल बन गई। तो जब भी दो एक्सिस मिलता है तो एक प्लेन बनता है, और जब तीनों एक्सिस एक साथ मिलते हैं, जब तीनों एक्सिस आपके एक साथ मिलेंगे, y z x, अंतरिक्ष बनता है, स्पेस बनता है। स्पेस में कोई भी पॉइंट को x y z तीनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास में जैसे ये है, ये देखो बेटा x y and z, वी आर डूइंग इट अगेन, वी आर डूइंग इट अगेन। देखो बेटा ये रहा, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर नहीं जा रहा है। अब आपने कोई वेक्टर ले लिया, कोई सदिश आप ऐसा शो करना चाह रहे हो, ठीक है कि नहीं है, ये सदिश आपने ऐसा शो कर दिया, तो इस पॉइंट पे जाने के दो रास्ते, या तो तू सीधा ब्लैक वाले मार्कर के थ्रू चला जा, या तू पहले x में आ कुछ, फिर y में आ, फिर z में आ, कुछ x में आ, फिर y में आ, फिर z में आ, ठीक है कि नहीं है। यदि जैसे कोई ये पॉइंट अपना ब्लैक मार्कर का ये पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट आपने चूज कर लिया, इसको मैंने वेक्टर r बोल दिया, तो वेक्टर r पर जाने का एक तो तरीका है सीधा सीधा r के अलोंग चले गए, और वेक्टर r पे आने का दूसरा तरीका है आप पहले x में गए, फिर आप कुछ y में गए, फिर आप z में कुछ बाहर आ गए, है ना। इसको यहां बना देते हैं और बढ़िया बनेगा, ठीक है। ये वेक्टर r पे पहुंचने का नया तरीका हो गया आपका। तो किसी भी वेक्टर को x y और z में तोड़ा जा सकता है। इसके x कंपोनेंट को बोलेंगे rx i कैप, ry j कैप प्लस rz k कैप। मतलब इसके लिए आप यहां पे आओगे तो x में कितना चल रही है rx, y में चल रही है ry और इसमें चल रही है rz। जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के अंदर। शायद यही कारण रहा होगा, मैंने आपको कहा ना एक्स को एक्स आई कैप भी लिख सकते थे, बट फिर यहाँ पे एक्स एक्स आई कैप थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, तो यहाँ पे आई जे और के इन्होंने यूज कर लिया, ठीक है कि नहीं है। जैसे आपका ये पॉइंट है, आपको मैंने स्पेस में कोई पॉइंट दे दिया, आपको पॉइंट दे दिया 2, 3, -7, आप इसका वेक्टर बनाओ, तो वेक्टर क्या बनेगा, x में 2 एंड 2y कैप, y में 3 यानी j कैप, z में -7 k कैप। तो इसका वेक्टर r कितना बनेगा बेटे, 2i कैप प्लस 3j कैप -7 k कैप। ये आपका फाइनली इसका वेक्टर r बनेगा, ठीक है कि नहीं है। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा इनिशियल फ्लो था, ये चीजें मैंने कल सारी पढ़ा दी थी, जस्ट टू मेक यू इन अ लिंक, आपको एक चेन में बांध दूं, इसके लिए मैंने वापस पढ़ाया ताकि आपको पता नहीं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। लेट्स कम बैक टू दिस अगेन। ये हमारे पास में यूनिट वेक्टर नाम का टॉपिक है, ठीक है। यूनिट वेक्टर यानी ये किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, और इसका मैग्नीट्यूड या इसका जो परिमाण है वो सदैव कितना होता है, 1 होता है, ये ध्यान रखना,
है ना, ये केवल और केवल डायरेक्शन को शो करता है। गाइस x में जो यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y में यूनिट वेक्टर होता है j कैप और z में यूनिट वेक्टर कितना होता है k कैप होता है। ये बेसिक चीजें जो अपने को आनी चाहिए। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी यहाँ पे। अब अपन इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे कैसा बढ़ना है, आपको एक नई चीज पढ़ाने वाला हूं जिसको अपन कहते हैं पोजीशन वेक्टर। हिंदी में इट इज कॉल्ड स्थिति सदिश। हिंदी में इसको कहते हैं बेटा स्थिति सदिश। बेटा जब भी कभी किसी को कोई डाउट हो ना, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब आई एम रियली वर्किंग हार्ड टू मैनेज दिस क्लास। बहुत सारे टेक्निकल चीजों को ओवरकम करके मैं क्लास लगाता हूं। पर्पज केवल एक ही है, आई जस्ट वांट टू मेक इट इंटरैक्टिव। मैं इसको ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव बनाना चाहता हूं। सो माई थिंग इज कि जब भी आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज 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 आस्क मी, ठीक है, पूछे उसको जरूर, है ना। अपना माइक ऑन करें, जस्ट इंटरप्ट करें, पूछ ले उस चीज को। स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं बेटा, है ना। तो जो स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर है, ये क्या होता है? ये दो तरह से होता है। एक तो हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। बेटा ये वाली जो चीज पढ़ा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक के हिसाब से। एक होता है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। ओरिजिन यानी क्या हो गया हिंदी मीडियम के हिसाब से? मूल बिंदु। मूल बिंदु के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कोई भी पॉइंट के आपके पास में कोऑर्डिनेट है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 4, 7, -1, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तीसरे वाला z होता है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना आएगा? इसको हमेशा r से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? r से। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट में i कैप, y कोऑर्डिनेट में j कैप, z कोऑर्डिनेट में k कैप। x यानी कितना हो जाएगा 4, y यानी 7 और z यानी -1 k कैप। ये इसके पोजीशन वेक्टर का आ गया। ये तो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है। नेक्स्ट कोई हमसे पूछे फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, 3, 1 with respect to 1, -1, 2। हिंदी मीडियम सुनेंगे एक बार के लिए। 2, 3, 1 का 1, -1, 2 के सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात करो। सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात करो। पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में पता करना होता है वो हमेशा पीछे रहता है। इफ आई राइट RAB, तो इट इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। A का B के सापेक्ष स्थिति सदिश। A का B के सापेक्ष स्थिति सदिश, मतलब ये कितना हो जाएगा? RA माइनस RB। ये इसका फॉर्मूला होता है। RAB का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? RA माइनस RB। जिसके सापेक्ष पता करते हैं उसको घटाना होता है, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। आइए देखते हैं। तो लेट्स से RAB यदि यहां पता करना है तो RA कितना आएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस व्हाट वुड बी RB? इसके रेस्पेक्ट में करना है तो 1i कैप प्लस -1j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है? ठीक है। RAB कितना आएगा बेटा? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे ध्यान देंगे, है ना। जैसे I की जो सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा, I का I में, I का जोड़ या जो I का घटाव होगा वो केवल I का I के साथ में होगा, J का J के साथ में होगा, K का K के साथ में होगा। समझ में आए कि नहीं है? ऐसे यहाँ पे I में I, J में J, K में K। तो 2i कैप वहां से उठा लो, देखो -1i कैप बाहर आएगा। यहां से उठाओ 3j कैप, यहां से कितना है देखो -j कैप है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +j कैप। यहां से कितना मिला? k कैप और यहां से मिलेगा -2k कैप। कितना आया बेटा? RAB आया बेटा 2 में से 1 गया i कैप, 4j कैप
माइनस का के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर क्या? क्लियर है एवरीवन? मैं अकेला तो नहीं खेल रहा हूं ना, मैं अकेला भड़ाभड़ बोर्ड भरे जा रहा हूं, बच्चे बस हाँ हाँ कुछ चल रहा है कुछ चल रहा है कुछ चल रहा है, थोड़ी देर से बस क्लास ऑफ के रहने यार, अपने बस की नहीं है। तो यकीन मानो सबके बस की है, सबके बस की है। आप अपना डेडिकेशन दिखाते रहो, मैं अपनी मेहनत करता रहूंगा, आप बैठे रहो सुनते रहो और बराबर से क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है? हार मत हारना, बस हार मत मानना यार। तो कंटिन्यू में मैं आपको यहाँ पे एक चीज पढ़ा देता हूँ मस्त वाली, बहुत शानदार वाली। बेटा ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज पढ़ा रहा हूं, पता है कहां काम आएगी? आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, और मतलब कुलाम के नियम का सदिश रूप, गुरुत्वाकर्षण के नियम का सदिश रूप, जितने भी सदिश रूप होते हैं ना, वो सारे सदिश रूप या वेक्टर फॉर्म इसमें डील होंगे, RAB में डील होंगे। जिसको ये आ गया ना, वहां एकदम चकनाचूर कर देगा मामला वो आदमी। आइए एक और चीज पता करते हैं इसके अंदर। नाउ यू गाइस टेल मी वन थिंग, यदि इस वाले पॉइंट को हमने ए पहले ही बोल दिया, इस वाले पॉइंट को बी बोल दिया, मुझे ये बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, हिंदी मीडियम, बी का ए के सापेक्ष स्थिति सदिश। पहले क्या पता किया था? ए का बी के सापेक्ष पता किया, मुझे बी का ए के सापेक्ष करके बताओ, फटाक से करके बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कृष्णा। दिनेश सही है क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसका पता करना है उसको पीछे रखने का रे भाई, तो कितना आएगा? RB माइनस RA। RB यानी ये वाला पॉइंट, इसका खुद का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। 1 I कैप को I कैप लिखेंगे, माइनस I माइनस J कैप 2K कैप, माइनस RA कितना है? 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, ठीक है ना? I में से I घटाओ तो I कैप, और यहाँ पे मिला माइनस का 2I कैप, है ना? ये एक काम करो, यहाँ पे लिखो ये वाला माइनस J कैप, और यहाँ से कितना मिलेगा? माइनस का 3J कैप, 2K कैप, और इधर मिलेगा माइनस का K कैप। तो ये आया माइनस I कैप माइनस 3 और 1 4 J कैप प्लस का K कैप। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। कितने बच्चों का सही था ये वाला आंसर? बहुत ही बढ़िया। नाउ गाइस कैन यू सी वन थिंग? I can see it very clearly, I can see it very clearly। मुझे ये चीज बड़ी सीधी सीधी दिखाई दे रही है यार, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, उल्टा आ रहा है एक दूसरे का, ये होता है हमेशा। हाँ सिंपल सी बात है, ये RA माइनस RB है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, देखो उल्टा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, RAB हमेशा RBA का उल्टा होता है। RAB लिखा है, RBA के आगे माइनस लगा दो, हमेशा ये प्रूव रहेगा। इतना तो सब जगह पढ़ाया जाता है, सबको पता है इतना होता कैसे है। आज मैं आपको बताता हूं वेक्टर्स की टर्म्स में ये क्यों होता है, ये वेक्टर्स की टर्म्स में क्यों होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं इस चीज को। तो पहले मैं आपको पोजीशन वेक्टर का यहाँ पे मीनिंग समझाता हूँ। मीनिंग क्या होता है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अपन एक्स और वाई में डील कर रहे हैं। हमने एक पॉइंट लिया ए पॉइंट, ये अपन ने लिया बी पॉइंट। दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। बहुत ढंग से समझना बेटा, बहुत कम बच्चों को चीज समझ में आती है। चालू करते हैं वापस अपना कार्यक्रम। सो गाइस दिस इज आर ए, ये आपका आर ए होता है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये क्या हो जाएगा? आर बी। भाई पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मतलब होता है उसकी पोजीशन को शो करना। अब तुमसे पूछे रामलाल का घर कहाँ है, तो ऐसे करोगे ना, रामलाल का घर वो रहा, वो रहा। अपने रेस्पेक्ट में तुमने बताया, तो जो बता रहा है वो तीर दिखाएगा रामलाल के घर की तरफ। तीर का सिर, तीर का मुंह किस तरफ होगा? जिस तरफ रामलाल का घर है। तीर का हेड किस तरफ होगा एरो का? जिस तरफ रामलाल का घर है। और तीर का जो बैक होगा वो किस तरफ होगा? जो बता रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं। So this is the position vector of A with respect to the origin. Origin बता रहा है कि A पॉइंट इस तरफ है, origin बोल रहा है B पॉइंट इस तरफ है। ये मीनिंग है पोजीशन वेक्टर का। Now if
ए बोलेगा बी कहां है, तो ए बोलेगा बी ये रहा ये रहा ये रहा। तुम ए पे खड़े होके यदि बी की तरफ इशारा करना चाहते हो, दिस शुड बी द एक्चुअल पोजीशन वेक्टर। ये किसकी पोजीशन है, बी की, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। क्या मैं इसको आर बी ए लिख सकता हूं क्या, यस और नो? दिस इज पोजीशन ऑफ बी। भाई ये तुम्हारा घर है, ये रामलाल का घर है, तीर मार दो रामलाल की तरफ। आया क्या? क्लियर है? अब तुम गए रामलाल के घर पे, रामलाल के घर पे जाके बोला मेरा घर कहां है, तो तुमने रामलाल के घर पे खड़ा होकर ऐसा इशारा किया। दोनों वेक्टर की लेंथ तो सेम है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए की पोजीशन को बता रहा है बी के रिस्पेक्ट में। दोनों की लेंथ तो सेम है पर डायरेक्शन उल्टी है, इसलिए कहते हैं आर ए बी इज इक्वल टू माइनस का आर बी ए। बेटा बच्चा रट तो लेता है पर उसको जिंदगी भर समझ में नहीं आता आर ए बी कहां से कहां है, ए से बी है कि बी से है। आर ए बी कहां से कहां ये नहीं समझ में आता बच्चे को, बट आई थिंक आई मेड इट क्लियर। दिस इज आर ए बी, आर बी ए मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जिसकी पोजीशन होगी ना उस पर तीर लगेगा, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? पक्का? तो अपन टॉपिक पढ़ने वाला है उसको अपन कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिश के घटक करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको सदिश के घटक करने आ गए ना, मतलब बल्ले बल्ले उस आदमी की, आप मेरी चीज समझ लो, उस आदमी के मजे हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे, उसकी आधी टेंशन तो यही खत्म हो जाएगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हिंदी में इसको बोलेंगे सदिशों के घटक। ठीक है, सदिशों के घटक में आप क्या करते हो, आप सदिश को तोड़ते हो, आप सदिश को, वेक्टर को आप ब्रेक करते हो। किसके अंदर? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में। मतलब एक्चुअली में वो यूनिट वेक्टर तो नहीं होता, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर की तरह आप शो करते हो। मतलब वही वाला तरीका मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर आर है, तो ओरिजिन से आर पे जाने का, मूल बिंदु से आर पे जाने का एक सीधा सीधा तरीका है। यहां से चले गए तो इसको वेक्टर आर बोलोगे। दूसरा तरीका क्या है, एक्स पे आए, वाई पे आए, जेड पे आए, ये इसका दूसरा तरीका हो गया। क्लियर है कि नहीं है? दूसरे वाला तरीका अपन यहां पे करेंगे। कौन सा वाला तरीका? दूसरे वाला तरीका। और मेजरली अपन इसको 2D में यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे अपन x और y में डील करेंगे, या y z में या z x में। और जो बढ़िया से यूज होता है वो x और y होता है, तो अपन इसी में इसको डील करेंगे। कैसे कैसे? जैसे देखो ये रहा, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। आपका ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, y, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, y। ठीक है कि नहीं है? तो हमने इसको ऐसा वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर r आ गया। इस वेक्टर तक जाने के लिए इधर x चलना पड़ेगा और इधर भाई y चलना पड़ेगा। तो ये तो सर ने पहले ही बता दिया, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बताया था कि नहीं बताया था? चलो, ये पूरा वेक्टर है और ये इसके कंपोनेंट्स है, ये इसके घटक है। किसी भी सदिश को x और y में तोड़ना उसके घटक होते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो इतना क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इतना क्या इंपॉर्टेंट है अभी समझा देता हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे आपके पास में ये कोई x प्लेन है, सॉरी x एक्सिस है, ये कोई y एक्सिस है। ठीक है बेटा? सो हमारे पास में एक वेक्टर हमें दे रखा है, हमें दे रखा है ये एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस वेक्टर का नाम a है और इसकी जो लेंथ है ये तुम्हारे पास में 10 है ना। अब अपने को एक वेक्टर दे दिया, बोले वेक्टर, वेक्टर में दो चीजें चाहिए होती है क्या, कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन। ले भाई, ये रही इसकी डायरेक्शन, ये रही इसकी दिशा। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ये रहा सर इसकी लंबाई, इसकी मैग्नीट्यूड या परिमाण होती है, हमें दे रखी है 10, ये रखी 10 यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं है? और तुम्हें दे दिया कि ये यहाँ से लेट से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। अब तुम्हें कहा है कि इसके x और y घटक करो। x घटक यानी जो x पे आ रहा है, y घटक जो y पे आ रहा है। तो करने का तरीका क्या बेटा? ये वाला, ये जो लंबाई होगी ये इसका x कंपोनेंट हो जाएगा। इसका नाम क्या रखेंगे? ax, सदिश a का x घटक, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। और इस लंबाई का नाम क्या रखेंगे बेटा? ay। तो ये तो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये एक सदिश, ये कोण है 30 डिग्री, ये लंबाई है 10 और ये लंबाई हमें पता करनी है और ये लंबाई हमें पता करनी है। क्लियर है कि नहीं है?
चालू कर दे क्या? कैसे करोगे? कैसे करोगे? साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे क्या? नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना, इसीलिए सिखाया था। पास वाला कॉस में, सामने वाला साइन में, सिखाया था ना ट्रिग्नोमेट्री में, इसीलिए सिखाया था। बार बार साइन कॉस के फॉर्मूले नहीं लगाने होते हैं, याद रखना। द वन थीटा के जो पास वाला होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, थीटा के जो सामने वाला होता है वो हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। तो सीधा सीधा लिखोगे इसको क्या? पहले तो 10 तो आएगा ही आएगा, 10 sin 30, और ये कितना आएगा? 10 cos 30। क्लियर है कि नहीं है? वो नहीं लगाने फॉर्मूले। मैथमेटिक टूल पढ़ने और पढ़ाने का यही मतलब होता है। उस दिन बताया था ना मैथमेटिक टूल क्यों पढ़ते थे, कि जिस समय अपन फिजिक्स पढ़ रहे होंगे ना उस समय अपने को मैथ्स परेशान नहीं करे। हमें पता होना चाहिए कौन सा टूल कब और कैसे यूज करना है। जैसे आप कोई कार रिपेयर कर रहे हो, लेट्स से, अब कार रिपेयर कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि प्लायर किसे कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर किसे कहते हैं, कोई वायर्स अपने क्यों काम आता है, क्यों। तो दिस इज साइन और दिस इज कॉस कंपोनेंट। याद क्या रखना है कि सामने वाला साइन में, पास वाला कॉस में जाता है। याद है? साइन 30 छोटा एंगल, स्मॉल वैल्यू, कॉस 30 स्मॉल एंगल, बिग वैल्यू। ठीक है, तो बेटा जी ये कितना आएगा? ये आपके पास में आ जाएगा 10 sin 30 कितना होता है? 1/2, यानी ये आ गया 5। ये कितना आएगा? 10 cos 30 होता है √3/2, यानी ये आ जाएगा 5√3। ये कितना आ जाएगा? 5√3। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आई बात? पक्का? तो यहां से ये जो वेक्टर ए है, या तो इसको ऐसा लिख दो 10 a कैप, या तो इसको ऐसा लिख दो 10 a कैप, 10 a कैप, या तो इसको 10 a कैप कर दो इसकी डायरेक्शन दिखाते हुए, या इसको लिखने का हमने नया तरीका निकाल लिया। क्या? x में 5√3, y में 5, कितना आ जाएगा? 5√3 x में, और y में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सो दिस इज योर न्यू कंपोनेंट मेथड से जो अपन ने पता किया है। क्लियर है भाई लोग? हाँ कि ना? ठीक है ना? चलो अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछे। क्या कह रहे दिनेश? दिनेश रिपीट। बाकी बच्चों का में इश्यू है क्या? मोदी जी सब ठीक है? दिनेश यार आज तुम्हारे वहां पे नेटवर्क का इश्यू रहा होगा, ठीक है ना? चलिए मैं इसको हटाता हूँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से अपन आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं ये जो टॉपिक है ना, ये वेक्टर की जान है। ये वाला जो टॉपिक है ये वेक्टर की जान है। जिसको ये टॉपिक आ जाएगा ना, बस उसके बाद वेक्टर बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। तो बेटा यदि आपने ये सीख लिया कि किसी भी वेक्टर को एक्स वाई और जेड में कैसे ब्रेक करते हैं, उसके बाद सब मामला सेट हो जाएगा। उसके बाद कोई लोड नहीं रहेगा अपने को। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? चलिए आइए और अपन पढ़ते चीजों के बारे में। जैसे कोई भी वेक्टर ए है, तो अभी मैंने आपको सिखाया इसको अपन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए एक्स और ए वाई जे के, है ना? तो ये कैसा रहता है? जैसे ये वेक्टर ए है तो ये एक्स की डायरेक्शन में जो होता है इसको अपन ए एक्स कहते हैं, और ये जो y की डायरेक्शन होता है इसको अपन ए वाई कहते हैं। तो पाइथागोरस यदि आप यहाँ पे लगाते हो तो पाइथागोरस क्या कहती है? इसका मैग्नीट्यूड a, इसके मैग्नीट्यूड को a लिख दो, a का स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी a कितना आ गया? अंडर रूट में a y का स्क्वायर प्लस a x का स्क्वायर। दिस इज आवर ये वेक्टर आ गया। ठीक है? कोई तुमसे पूछे इसका एंगल थीटा कितना है, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा सामने वाला अपॉन पास वाला, सामने वाला अपॉन पास वाला, तो इसका tan थीटा आएगा ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। ये आपका tan थीटा आता है। दो तरीके हैं चीजों को पढ़ने के, एक तो ए एक्स ए वाई दिया है उससे मेन वेक्टर बनाना, और मेन वेक्टर से ए एक्स ए वाई बनाना। अभी जो हमने किया था ना, मेन वेक्टर से ए एक्स ए वाई बनाया था कॉस में वाई में लेके। और यदि ए एक्स और ए वाई दिए गए हैं, इसे अपन मेन वेक्टर कैसे बनाते हैं सीखते हैं अपन। ठीक है? देखो जैसे मैंने आपको एक वेक्टर दिया, मैंने आपको कोई भी एक वेक्टर दे दिया, ये वेक्टर है आपका
3i कैप माइनस 4j कैप। मैं आपको कहता हूं इस वेक्टर को ड्रॉ करके बताओ, है ना, प्लस कर देते हैं, कंफर्टेबल रहेगा। सबसे पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में 25 यानी कितना आ गया 5। हमेशा ध्यान रखना किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है। z आएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें यदि z हो तो यहाँ पे z लगा के स्क्वायर कर देना, यहाँ पे भी रूट में z का स्क्वायर और लेके आ जाना। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसकी डायरेक्शन पूछी जाएगी, डायरेक्शन कितनी होती है, y अपॉन x होती है। थीटा हमेशा कितना होता है, y अपॉन x, ay अपॉन ax। ay कितना आया 4 और ये कितना आया 3। तो बस वही कहानी, ये y और ये x, x में कितना है 3, y में कितना है 4, तो x में चले गए 3, y में चले गए 4, तो ये आपका मेन वेक्टर आ गया। और ये एंगल जो थीटा है इसका tan थीटा कितना आ जाएगा बेटे 4 डिवाइड बाई 3, और इससे थीटा आता है 53 डिग्री। यदि मैं आपको ये वाला ट्राइंगल याद है जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले, याद है का एक ट्राइंगल मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा वाला, ये एंगल थीटा था, ये एंगल ये tan है, सॉरी ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। बहुत स्टैंडर्ड एंगल बताया था, सिखाया था। ये एक 90 डिग्री का होता है और एक होता है 53 डिग्री, एक होता है 37 डिग्री। 5 और 3 के बीच वाला 53 और ये वाला 37 होता है। तो tan 53 की बात करो तो tan 53 सामने वाला अपॉन पास वाला, tan 4/3 इज 53 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ये एक तरीका है वेक्टर को मेन वेक्टर से कंपोनेंट बनाना और कंपोनेंट से मेन वेक्टर बनाना। आराम से देखो, कोई भी डाउट है तो पूछो। अपन 1 मिनट के लिए रुकेंगे यहाँ पे, आप इसको निहारो, कोई डाउट है तो पूछो, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे क्या था, ये एक मास है, इसका वेट है m, ये आपने रखा है, और यहाँ पे एक दूसरी रस्सी है, इस दूसरी रस्सी पे आपने एक फोर्स F लगा के इसको खींच के रखा हो। ठीक है, क्लियर है। यदि ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे एक टेंशन इस तरफ काम कर रही है। अब अपने को कोई कहे इसकी बैलेंसिंग करो, कोई अपने को कहे इसकी बैलेंसिंग करो, इसका आप वो बताओ। यार मैक्सिमम बच्चों का वीडियो ऑफ है, दिस इज स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग कि यदि वीडियो ऑफ रहेगा आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव यू ऑफ फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट टाइम मैं कहूंगा नहीं, मैं सीधा रिमूव करूंगा। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस थिंग, है ना। यहाँ पे यदि सिंसियरली काम चल रहा है तो मुझे पता तो चले, वहां पता चला एकदम लेट के तकिया लगाए पीछे मूवी चल रही है मुंह के आगे। एवरीवन शुड कीप देयर वीडियो ऑन। इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, इस क्वेश्चन को करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिखाया था बेसिक्स में। ये थीटा है तो ये भी थीटा, जेड वाले एंगल। अब अपने को क्या करना है बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। एक फोर्स F इस तरफ लग रहा है, m का फोर्स कितना होता है, mg होता है। किसी को नहीं आता ना m का फोर्स mg क्यों होता है, टेंशन मत लेना, सिखाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं मैंने ये चीज। ये टेंशन का फोर्स इधर लग रहा है। अब यार ये जो टेढ़ा वाला फोर्स है दिक्कत कर रहा है, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। एक इसके सामने ले आओ और एक इसके सामने ले आओ। तरीका क्या, कंपोनेंट्स कर दो। थीटा के साथ वाला कौन सा होता है बेटे, कॉस थीटा, और थीटा के दूसरी तरफ कौन सा होता है बेटे, साइन थीटा। तो t cos थीटा की शादी हो गई mg से, ये इसको बैलेंस कर लेगा। f की शादी हो जाएगी t sin थीटा से, ये इसको बैलेंस कर लेगा। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? ये बैलेंसिंग समझ में आ रही है आपको? बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन कंपोनेंट करते हैं ना, तो जहां पे जो वाला एंगल होता है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा cos थीटा में आता है। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा में और एंगल से दूर वाला sin थीटा में आता है। दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, आप एक बार YouTube पे अपलोडेड है, आप मुझे मैसेज करके लिंक ले लेना। मैंने ट्राइग्नोमेट्री पढ़ाई थी, उसमें चीज सिखाई थी। ठीक है ना, स्टिल इतनी सी चीज है, बैक लेक्चर्स तो आप देख ही लेना, फायदेमंद रहेंगे। थीटा के साथ वाला cos थीटा कंपोनेंट होता है और थीटा के परपेंडिकुलर sin थीटा कंपोनेंट होता है। इज इट क्लियर? जिसका भी डाउट था बेटा, किसका डाउट था, क्लियर है क्या? ओके 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 बेटा, और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करता है, डरने वाली बात नहीं है। जैसे ये एक पार्टिकल है, इसका मास m है, ठीक है, तो इसका जो वेट होता है वो mg नीचे की तरफ लगता है।
अब अपने को कंपोनेंट करने हैं mg के इस दो लाइनों के अलॉन्ग, इन 2 लाइंस के अलॉन्ग कंपोनेंट करने। ध्यान रखना, अपन जो एक कंपोनेंट सीख रहे हैं, ये जो घटक करना सीख रहे हैं, ये हमेशा कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं। तो देखो एक इधर गया ना तो दूसरा इधर जाएगा ही जाएगा, कोई रोकने का नहीं है इसको, ठीक है ना। एक इधर है तो दूसरा इसके 90 डिग्री पे जाएगा ही जाएगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर एग्जाम्पल। और बेटा एकदम इतने साल के एक्सपीरियंस से, बेसिक मैथ से वही चीजें उठा के ला रहा हूं जो एज इट इज वहां काम आनी है। एकदम पिन टू पॉइंट चीजें पढ़ाऊंगा, एकदम पिन टू पॉइंट, ठीक है ना, ना ज्यादा ना कम। ये चीज आपको पता है कहां समझ में आती है, ये याद आ रहा है? ये एंगल थीटा, तो ये थीटा क्यों होगा? याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं याद आ रहा तो पिछले एपिसोड में जाइए, 2 एपिसोड पीछे मैंने इसको पढ़ा दिया था कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। होता है मतलब होता है, प्रूव करना है तो आगे पीछे के एपिसोड्स देख लेना एक बार। ये थीटा तो ये भी थीटा। ऑल्टरनेट एंगल्स हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है लाले? लाले थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? mg cos थीटा। और थीटा से दूर वाला mg sin थीटा। तो जब भी आप किसी नत्तल यानी इंक्लाइन प्लेन पे बैठते हो, देखो सिंपल प्लेन पे तो कोई नहीं गिरता, सिंपल प्लेन पे कोई नहीं गिरता, जैसे इंक्लाइन प्लेन हुआ गिर गया। किसकी वजह से? इस नालायक की वजह से। दिस mg sin थीटा इज मेकिंग द पार्टिकल टू मूव। नॉर्मल प्लेन पे मूव नहीं करता, इंक्लाइन प्लेन पे मूव करता है ड्यू टू दिस mg sin थीटा कंपोनेंट। आप डरो मत बेटा, डरो मत कि यार पता नहीं mg sin थीटा पे पहुंच गए सर तो बेसिक्स की बातें करते हुए। मैं पढ़ाऊंगा mg का काम क्या है क्या नहीं है बाद में, बट कंपोनेंट करना सीख लो आप यहां पे। क्लियर है? पक्का पक्का? चलो और क्वेश्चन करोगे मस्त वाले एकदम। देखो इधर आओ, डरना मत बेटा, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ में और तुम मेरे साथ में। ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम इस पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपका mg इधर लग रहा है और इस पे टेंशन इस तरफ लग रही है, और मैंने इसके टेंजेंशियल एक लाइन बनाई है। मैंने इसके टेंजेंशियल एक लाइन बना दी, ठीक है कि नहीं है? आपको पता है रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है? नहीं पता है? पिछले एपिसोड में एपिसोड नंबर 2 में, ठीक है, एपिसोड नंबर 2 में हमने क्लियर किया था। सो गाइस इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो आप कंपोनेंट करेंगे इस लाइन के। अच्छा, कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं। यदि एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। दूसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी, इसके लंबवत ये वाली लाइन हो जाएगी दूसरी। बेटा जी ये एंगल थीटा है तो अब अपने को इसके कंपोनेंट्स करने हैं। ये एंगल थीटा है तो अपने को इसके कंपोनेंट करने हैं। बेटा देख ये लाइन एकदम सीधी सीधी आ रही है, ये लाइन एकदम वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, ये भी ऊर्ध्वाधर। ये थीटा है तो क्या ये थीटा नहीं होगा क्या? ये थीटा है तो क्या थीटा नहीं होगा क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे सर, कैसे 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 कि सर एक ही तो लाइन है और ये भी तो देखो वर्टिकल है, ये फिर वर्टिकल यहां पे आ गया, 2 बार आ गया वर्टिकल। तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। और हमेशा कंपोनेंट 2 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं? 2। और हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यदि एक दे दिया तो दूसरा पूछने का नहीं, टीचर मारेगा तुमको पूछेगा तो। ये है तो दूसरा इसका परपेंडिकुलर, यानी ये आएगा ही आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, आएगा एक थीटा, आगेगा बेटा एक थीटा। तो mg के साथ वाला कंपोनेंट ला ले, mg cos थीटा, और mg के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ला ले, mg sin थीटा। तुम बोलोगे सर टेंशन के भी कंपोनेंट करो, नहीं मांगता भाई, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? टेंशन तो इस लाइन पे ही है, तो इस लाइन से इसका एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना? t cos 0 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा? t sin 0 डिग्री। तो t sin 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा, और ये तो पहले से इधर बैठा है तो कोई सेंस नहीं बनता यदि ऑलरेडी इसके अलोंग आया हुआ है तो। बेटा ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू गेट क्लियर, है ना। मुझे ऐसा लगता है आप 11th-12th पढ़ के आए हुए, फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आया मुझे यही रोक देना, एक बार के लिए अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखो और अपने आप से पूछो क्या आप ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ चुके हो, और यदि आंसर आता है नहीं तो मुझे वापस बोलना। और
अपने आप से बात कर पाते हो कि आंख बंद करते एकदम नींद सी आ जाती है? पूछो अपने आप से, पूछो क्या आप ये प्रैक्टिकली आपको ये चीज आई कि नहीं है? यदि आई है तो ही ऑनेस्टली आगे बढ़ना, नहीं तो क्लास, पूरी क्लास को यही रोकेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर, मैं आपको कह रहा हूं बेटा देखो, ये मैं कह रहा हूं आपको, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है? ये वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने आपको दे दिया 20 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैंने आपको दे दिया 10, ठीक है? इसका ये एंगल है 30 डिग्री और इसका लेट अस मेक इट वन मोर बढ़िया वाली चीज 30 डिग्री। मुझे बताओ, इफ आई से वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर आर बनाओ, वेक्टर ए आर को ड्रॉ करो। भाई किसी भी वेक्टर को दो तरीके से शो कर सकते हैं, या तो उसको ड्रॉ करके या उसको एक्स और वाई में शो करके, ठीक है ना? दोनों तरीके मैंने आपको सिखाए, अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। यदि आपको कंपोनेंट करने आ गए ना तो आपको एडिशन भी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको एडिशन भी 1 सेकंड में यहीं पे सिखा दूंगा, ठीक है? याद रखेंगे बेटा। अब करना है अपने को एडिशन, स्क्रीनशॉट लो पहले तो क्वेश्चन का, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे, क्योंकि मैं दूसरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी में प्ले करूंगा। करे क्या? आओ। सो मैं ए को बनाऊंगा ग्रीन से और बी को बनाऊंगा ब्लैक से, बी को बनाऊंगा मैं ब्लैक से। अब देखो बेटा, एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता, अलग अलग डायरेक्शन है। बट सारे वेक्टर यदि एक्स में, तो एक्स में एक्स ऐड हो सकता है और वाई में वाई ऐड हो सकता है। ये आपको सिखाया मैंने अभी आपको, एक्स में एक्स को ऐड कर सकते हैं और वाई में वाई को ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक ही डायरेक्शन के वेक्टर को सीधा ऐड कर सकते हो, बट दोनों वेक्टर उल्टी उल्टी अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम इनकी कॉमन डायरेक्शन ला सकते हैं कंपोनेंट्स करके। कंपोनेंट्स करके ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा बेटे? ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? थीटा लग रहा है तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? cos थीटा। तो ए का ये कंपोनेंट आया 20 cos 30। क्या तुम्हारा भी आ रहा है क्या ये वाला आंसर? समझ में आ रहा है क्या 20 cos 30? ठीक है ना? अच्छा, बी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? मैं लिख रहा हूं 10 sin 30। ये कैसे कर दिया भाई? क्योंकि बी का एंगल तो यहां से दिया है, तो बी का ये कंपोनेंट हो जाएगा कितना? बी का ये कंपोनेंट आएगा 10 cos 30 और ए का ये ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? देखो ए का एंगल x से दिया है, तो बिना एंगल वाला कौन होता है बेटे? सॉरी, ग्रीन से बनाना है। ए का एंगल तो यहां से बना हुआ है ना? तो ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 20 sin 30। एक बार अच्छे से देखो बेटा, ये बहुत बेसिक चीज है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन के बाद में इस क्वेश्चन पे आता हूं, बट एक ही क्लास में फिनिश करना है तो मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्या ये दोनों कंपोनेंट समझ में आए बच्चों को? ग्रीन वाला ए का है, ब्लैक वाला बी का है। केवल ए के कंपोनेंट देखो, ए का एक्स में कितना आएगा? कॉस में। ए का वाई में कितना आएगा? साइन में, क्योंकि इसका एंगल ए का कहां से दिया? एक्स से दिया। उसी तरह से बी का एंगल तो वाई से दिया है, तो इसका कॉस वाई में आ जाएगा और इसका साइन एक्स में आ जाएगा। बच्चा पता है गलती क्या करता है कंपोनेंट में? बच्चा याद कर लेता है एक्स में कॉस और वाई में साइन। कभी नहीं, गलत करके आओगे हमेशा। याद रखना, जहां से एंगल बन रहा है ना वो कॉस में आएगा, जहां से एंगल नहीं बन रहा वो साइन में आएगा। समझ में आई क्या बात? क्लियर है? पक्का? ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इन दोनों वेक्टर की जरूरत नहीं है, अपन इन वेक्टर्स को तोड़ दिया, तो नेट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में बन गया और वाई डायरेक्शन में बन गया। एक्स में कितना बनेगा? 20 cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2, तो कितना आएगा? 10 √3 + 5। ये कितना आएगा? 10 cos 30 यानी 10 √3/2 प्लस 20 sin 30 1/2 यानी 5 √3 + 10, 5 √3 + 10। तो x में आया 5 + 10 √3, y में कितना आया? 5 √3 + 10। समझ में आया कि ये नया वेक्टर बन गए।
ये जो नया वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? आर वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को। तो आर का एक्स कंपोनेंट कितना है? इतना है। और आर का वाई कंपोनेंट कितना है बेटे? इतना है। तो वेक्टर आर कितना आ गया बेटे? 5 कॉमन लिया जा सकता है या रहने दो, क्यों को माथा फोड़ी कर रहे हैं अपन? सीधा सीधा लिख देते हैं इसको, सीधा सीधा लिख देते हैं अपन इसको, प्लस 10 जेकब। दिस इज योर वेक्टर आर। एक्स और वाई में तो आ गया। तुमसे कोई पूछे इसको बना के बताओ, तो इसको बनाने का बड़ा सिंपल तरीका, ये उठा के यहां पटक दो, ये उठा के यहां पटक दिया एज इट इज, ठीक है। ये अब इसको ऐसा मिला दो, दिस इज योर न्यू वेक्टर आर। और यदि ये एंगल थीटा है तो याद है टेन थीटा क्या होता था? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है? 5√3 प्लस 10। x कंपोनेंट कितना है? 5 प्लस 10√3। सो दिस इज द वे, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन, दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है कि नहीं है? एक बार के लिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें। धीमे धीमे अपन चीजों का लेवल बढ़ा रहे हैं, आपको चीजें थोड़ी कठिन लगेगी, ठीक है ना, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, दिस इज फिजिक्स। मैं कोशिश करूंगा एज सिंपल वे में समझाऊं, बट सिंपल समझाने के चक्कर में मैं उस हिस्से को नहीं छोड़ूंगा जो टिपिकल है और जो नीट में आएगा। भाई पढ़ाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन करा दूं, सिंपल थ्योरी पढ़ा दूं, तुम भी खुश मैं भी खुश, तुम भी बढ़िया, अरे वाह मास्टर जी पता नहीं क्या पढ़ाया, सब समझ में आ गया। पर क्या वो एग्जाम में आएगा? नहीं ना। हम न मैं तुम्हें खुश करना है न तुम मुझे खुश करना है, हम क्लियर करना है नीट, हम क्लियर करना है IIT। सो बेटा लेवल अचीव करना पड़ेगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं चीज़ों में लेवल है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस चीज़ों की प्रैक्टिस बढ़ा दो अपनी। एक्स और ये वाई, ठीक है। ये वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है 10, यहाँ से ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और ये वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड है 20 और यहाँ से ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। आप मुझे दो चीज़ बताओ, आर बताओ जिसको मैं a प्लस बी बोल सकता हूँ, और s बताओ जिसको मैं a माइनस बी बोल सकता हूँ। फटाक से सॉल्व करके बताओ। आइए मैं फटाफट से कंपोनेंट्स कर देता हूँ इसके, आप सब बच्चे देखेंगे। मैं a के कंपोनेंट जो है, सबसे पहले अपन a के कंपोनेंट्स करते हैं, है ना। a का ये कंपोनेंट है, a के कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा बेटा? 10 cos 30, सही है क्या? थीटा के साथ में हमेशा cos थीटा आता है। a का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा? 10 sin 30। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, क्लियर है। अब अपन करते हैं b के कंपोनेंट। b का ये कंपोनेंट अभी इस बार cos में आएगा, तो ये कितना आएगा? 20 cos 30। और b का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 20 sin 30। समझ में आया कि इधर वाले तो ऐड हो जाएंगे सीधे सीधे। तो आपको क्या मिला ऊपर की तरफ? 10 sin 30, sin 30 होता है 1/2, यानी ये तो मिला 5, और 20 sin 30 होता है 1/2, ये मिला 10। तो 5 और 10 15, नेट ऊपर की तरफ कितना मिल रहा है? 15, दोनों को मिला के, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले r पता कर रहे हैं, r इज वॉट a प्लस बी, ठीक है ना, r इज वॉट a प्लस बी, ठीक है ना। r a प्लस बी आया बेटा। तो ये देखो इस तरफ कितना है? ये 10 cos 30, 10 cos 30 कितना होता है? 10 इंटू √3/2, यानी कितना आ गया? 5√3। और ये इधर कितना है? 20 cos 30, यानी ये हो जाएगा 10√3। तो अब अपन प्लस एक्स में जाना चाह रहे हैं। यदि आप प्लस में लिखना चाह रहे हो तो ये तो प्लस में ही रहेगा, ये माइनस वाला है, इधर लिखना चाहोगे तो किस में लिखोगे? माइनस का 10√3। क्या ये कहानी समझ में आएगी आपको? हाँ बेटा जी। तो ये कितना हो गया? 15, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5√3। यानी आप वेक्टर आर को कैसे डिफाइन करोगे? एक्स में तो -5√3 और वाई में 15। ये आपका वेक्टर आर आता है, -5√3 प्लस 15 आता है, ठीक है। -5√3 प्लस 15 आता है। डन, देने से नहीं हो गया। कृष्णा वेक्टर एस किया क्या बच्चे? कृष्णा वेक्टर एस किया आपने? मोदी जी, अच्छा मोदी जी का तो हो गया था, सिवर आया नहीं। सूरज कुमावत वेक्टर एस किया क्या? पेन कॉपी लेके बैठा करो, वैसे मूवी चल रही है, बैठे हो बस खाली।
a माइनस बी का मतलब क्या होता है, बेसिकली वेक्टर में माइनस नाम का प्रोसेस ही नहीं होता है, दो वेक्टर हमेशा जुड़ते हैं। तो बेसिकली a माइनस बी का मतलब क्या है, a के अंदर माइनस बी जोड़ो, क्या जोड़ना है, माइनस बी, क्या जोड़ना है, माइनस बी। तो बेटा वेक्टर a तो अपना कितना है, वेक्टर a में इस तरफ तो कितना है 5√3 और इधर कितना है 5, तो वेक्टर a इधर तो है 5√3 और इधर कितना है 5, ये तो वेक्टर a आ गया। b नहीं लिखना, माइनस b लिखना है, b ऊपर कितना है 10, आप लिखोगे इधर इसको 10, या छोड़ो b के जो भी कंपोनेंट है उसको माइनस में लिखो, b के कंपोनेंट को प्लस की जगह माइनस में लिख दो, या वो बेहतर तरीका है, ये अच्छे से समझ में आता है बच्चे को। b ऊपर 10 है तो नीचे 10 दिखाओ, b इधर कितना है 10√3 तो इसको इधर दिखाओ, समझ में आएगा। जो माइनस के साथ आ रहा है ना उस वेक्टर को उल्टा कर दो, कैसे कि सर ये b वेक्टर था, रेड वाला कंपोनेंट 10 इधर था तो अगले क्वेश्चन में नीचे दिखा दिया, ये इधर था तो इधर दिखा दिया, तो नेट कितना बना बेटा 10 में से 5 गए, ठीक है 10 में से 5 गए तो प्लस y में कितना बनेगा माइनस का 5, ऊपर की तरफ -5 और इधर कितना बनेगा 15√3, तो आपके पास वेक्टर s कितना आता है, x में कितना आया 15√3 i कैप माइनस 5 j कैप। सो दिस इज अ इजी वे टू सॉल्व आउट दी वेक्टर्स, ठीक है। एक सरफेस है, इस सरफेस पे अपन एक ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है, और ये जो आपका ब्लॉक है इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स ऐसा लग रहा है 50 न्यूटन का। आप इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करो, यदि ये एंगल 53 डिग्री है तो आप इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक करके बताओ कितने आएंगे, फटाक से करके बताओ। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कर देंगे, मुझे बताएंगे इसके घटक यानी कंपोनेंट्स कितने आएंगे। ठीक है, हो गया बेटा, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। कैसे करेंगे, इस तरफ वाला कंपोनेंट और इस तरफ वाला कंपोनेंट, पहले हमेशा थीटा के साथ वाला, तो 50 cos 53 और ये कितना आएगा 50 sin 53, ठीक है। 53 वाला ट्राइंगल वापस याद करो, 5 3 4, तो ये हो जाएगा 53 है ना, ये हो जाएगा 37। किसी को वैल्यू याद है तो बहुत बढ़िया बात है, बेसिक यदि अपन और अच्छे से पढ़ते है ना, बेसिक यदि अपन और अच्छे से पढ़ते तो अपन इसको और बढ़िया से कर लेते, वैल्यू भी आपको याद करा देता, पर अभी अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज दिस कंपोनेंट, आप देखो cos sin 53 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 50 × 4/5 यानी 40 आ गया ये वाला कंपोनेंट। इस तरफ 40 लगेगा, इस तरफ कितना लगेगा 50 cos 53 3/5, ये कितना आ जाएगा 50 × 3/5 यानी कितना आ जाएगा 30। तो ये ऊपर की तरफ 30 का फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ 40 का फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक के ऊपर। तो या तो 50 न्यूटन का ऐसा सीधा फोर्स लगा दो है ना, या तो 50 न्यूटन का सीधा फोर्स लगा दो, या आप 30 और 40 के दो अलग अलग फोर्स लगा दो। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बढ़े यहां से आगे। चलो एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, किसी समय इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी यानी इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड हमारे पास में कितनी है इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल आपके पास में 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपकी इसकी स्पीड को अपने को लिखना है आई कैप में और जे कैप में, आई कैप में और जे कैप में। इसका आंसर हम दिनेश से नहीं था क्या? गुड 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 गुड। बाकी मेरे डॉक्टरों को, मेरे इंजीनियरों को क्या हुआ, वो कहाँ गए बच्चे? बाकी गायत्री हो गया क्या क्वेश्चन? बाकी बच्चे ये कौन और कौन कनेक्टेड है? लक्ष्य पंचारिया, हाँ भाई क्या हिसाब किताब? टाइम निकल जाएगा बेटे इतनी देर में। कृष्णा
अरे क्या बात कर रहे हो, एक तो माइनस आएगा ना, देखो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। एक बच्ची और कनेक्टेड थी, क्या नाम था, चित्रा। चेक करते हैं, वेरी गुड, चेक। चलो बच्चों देखो, तो सबसे पहले y और x बनाओ। तो ये x बन गया और ये आपका y बन गया ऐसे, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये तुम्हारा 60 डिग्री है ना। अच्छा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये 60 तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 तो ये 60 हो जाएगा। चेक करो, चेक करो, ये वाला चेक करो, ये समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया क्या? ये 90 सबसे पहले, ये 60 है, तो ये कितना बचा, 30। फिर देखो ये x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 30 तो ये 60 हो गया। फिर ये टेंजेंट और ये रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो ये 60 है तो ये 30 हो गया। फिर x और y की कहानी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो 30 और 60 आ गया। आप यहां तक कैसे भी पहुंचे बढ़िया है, पर आंसर ऐसे आना चाहिए। कुल मिला के ये जो वेक्टर ऐसा है ना, इसका ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, इधर कितना जा रहा है 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 10 sin 30, और ये कितना हो जाएगा 10 cos 30। तो v को कैसा लिखोगे, 10 cos 30, cos 30 बोले तो √3/2 यानी 5√3, बट डायरेक्शन कौन सी है बेटा, -i कैप, प्लस ये कितना हो जाएगा 5j कैप, तो कितना आया -5√3i कैप प्लस 5j कैप। दिस इज योर वेक्टर v, दिस इज योर वेक्टर v, सदिशों का योग। ठीक है, सदिशों को ऐड करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहला अपना होता है ट्राइंगल मेथड, त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि में आप क्या करते हो, टेल टू हेड, एक की पूंछ पे दूसरे का सिर। अपने पास स्टैंडर्ड वेक्टर्स है, एक वेक्टर मैंने आपको a ऐसा दे दिया और दूसरा वेक्टर मैंने b आपको ऐसा दे दिया। तो इस मेथड में आप क्या करते हो, जैसे आपको a प्लस बी पता करना है, तो a ऐसा रख दिया, इसके सिर पे दूसरे की पूंछ ऐसी b रख दो। ठीक है, अब नाम क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल है तो आप इसका ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल कैसे बनाओगे, ट्राइंगल कैसे बनाओगे, ट्राइंगल ऐसे बनाओगे कि जब पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल रखते हैं, तो पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिलाने वाला रिजल्टेंट कहलाता है। दिस आर इज नोन एज a प्लस b। और इनके बीच का हमेशा ध्यान रखना, एंगल ये होता है थीटा, एंगल ये होता है थीटा, टेल टू टेल लेते हैं, कल पढ़ा दिया था मैंने आपको। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें पढ़े यहाँ पे। तो जो तुम्हारा r होता है, इसका सीधा सीधा आंसर आता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। a r क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, r का मतलब है मॉडुलस ऑफ r। और यदि ये अल्फा एंगल बना रहा है a से, तो फॉर्मूला क्या होता है tan अल्फा का, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan अल्फा, है ना। क्या पूछेगा सदिश में, एक्सक्यूज मी, आपको गिवन या दिया हुआ क्या होगा, आपको वेक्टर a दिया हुआ होगा, वेक्टर b दिया हुआ होगा, इनके बीच का एंगल दिया हुआ होगा। आपसे वेक्टर r पूछेगा, तो वेक्टर r में एक तो उसका मैग्नीट्यूड पता करना है, जो कितना आता है √ दिस एंड दिस एंड दिस, और एक उसकी डायरेक्शन पता करनी है अल्फा, जो यहां से आ जाएगी। तो ये इसके बेसिक्स हैं, अपने को आने चाहिए, है ना। इससे अपन सीखते क्या है, इससे अपन ये सीखते हैं, जैसे मैंने एक वेक्टर a ऐसा बना दिया, एक वेक्टर b ऐसा बना दिया, तो ये जो है ये किसको शो कर रहा है, वेक्टर r है। क्या ये समझ में आ रही है कहानी, क्लियर है। इस पे बात करूंगा, पर पहले अपन इस पे ध्यान देते हैं, फोटो वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। अब देखो, यदि मैं इसको कहूं a और इसको मैं कहूं b, और इसको मैं ऐसा उल्टा बना दूं वेक्टर c, तो वेक्टर c किसके बराबर है, माइनस का वेक्टर r के बराबर है, क्योंकि c और r की लेंथ तो बराबर है, बस डायरेक्शन उल्टी कर दी।
देखो ध्यान से देखना, ए और बी ऐसे गए तो आर उल्टा आया, ए और बी ऐसे गए तो आर उल्टा आया। तुमने नया डायग्राम बनाया, तुमने ए और बी ऐसे भेजे, सी ऐसा चिपका दिया, तो सी क्या है, बेसिकली माइनस का आर है, और सी किसके बराबर होता है, माइनस का ए प्लस माइनस का बी के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, तो सर a प्लस बी, सी की जगह क्या रख दोगे, माइनस ए माइनस बी, यहां से आएगा 0। ध्यान रखना, जब भी कोई वेक्टर्स एक दूसरे से हेड टू टेल कनेक्टेड होते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं, हेड टू टेल, और एक सीक्वेंस में क्लोज लूप बनाते हैं, एक सीक्वेंस में क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसका सम हमेशा 0 आता है। उसका सम हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ये तुम्हारे पास में एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये तुम्हारे पास में एक वेक्टर बी है, ये तुम्हारे पास में एक वेक्टर सी है, ये तुम्हारे पास में एक वेक्टर डी है, तो है ना, हालांकि ये पॉलीगन लॉ से आता है, तो मैं यहाँ पे आपको पॉलीगन लॉ भी पढ़ा देता हूँ, बहुभुज का नियम है ना, जब दो से ज्यादा वेक्टर हो जाते हैं तो ट्राइंगल पॉलीगन यानी बहुभुज में बदल जाता है। तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा जो उल्टा आ रहा है। देखो ए बी सी डी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आर उल्टा आ गया, तो वेक्टर आर किसके बराबर आता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर आता है, ठीक है। अब यदि इसको ऐसा बना दे कोई आदमी, ए बी सी डी और ई, तो देखो एक ही सीक्वेंस में क्लोज हो गया ना, यहां पे तो क्या हो रहा था, ऐसे आके ये आर रोक दे रहा है, आर उल्टा आ रहा है। एक ही सीक्वेंस में जब वेक्टर जुड़ के क्लोज लूप बना देते हैं तो उसका सम कितना आता है बेटा, 0 आता है। क्यों आता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव कर दिया बेटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर इजिकल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें कुछ स्पेशल केस लेके चल रहे हैं। जब आपका थीटा 0 डिग्री होता है तो कॉस थीटा हो जाता है 1, तो ये हो जाता है a प्लस बी, सीधा सीधा जुड़ जाता है। भाई r का मतलब यहाँ पे वेक्टर r नहीं है, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है। a का मतलब वेक्टर a नहीं है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है। b का मतलब वेक्टर b नहीं, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यदि आपका थीटा 90 डिग्री होता है तो cos 90 डिग्री होता है 0, cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो ये वाला कंपोनेंट हट जाएगा, r आएगा आपका अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, यदि आपका थीटा 180 डिग्री होता है तो cos 180 डिग्री होता है हमारे पास है -1, तो आपका r कितना आता है, r आता है a माइनस बी, r आता है a माइनस बी, ठीक है। तो cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो r मैक्सिमम होता कितना, किसी भी दो वेक्टर का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है कितना आता है, a प्लस बी, और मिनिमम रिजल्टेंट कितना आता है बेटे, a माइनस बी, है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि आपके पास है वेक्टर है 4,6, आपके पास में एक वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है 4, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है 6, है ना। फाइंड रिजल्टेंट, इनका परिणामी बताओ, इनका परिणामी बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। 1, 11, 8 एंड 12, आंसर बताओ क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे इस चीज को समझते हैं अपन। भाई इसका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है, इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आएगा, 10, 4 प्लस 6, और मिनिमम कितना आएगा 2, 6 माइनस 4। मतलब जब भी आप इसका आंसर लाओगे ना, भले कोई भी एंगल हो, आप कहोगे क्वेश्चन में एंगल तो दिया ही नहीं है, कोई भी एंगल दिया हो, मिनिमम 2 जाएगा, मैक्सिमम 10 जाएगा, ना 2 से छोटा ना 1 से बड़ा, 2 से छोटा 10 से बड़ा, सॉरी 2 से, ना 2 से छोटा ना 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, एक ही आंसर आता है। अब हमें नहीं पता एंगल क्या है, बट ऑप्शंस को देख के आप सीधा आंसर बता सकते हो। क्लियर है क्या, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आर की रेंज क्या होती है, आर की मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी, आर की मिनिमम वैल्यू होती है a माइनस बी, ठीक है कि नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बिना एंगल दिए आपको आंसर देना होता है, जबकि यहाँ पे आपको बिना एंगल के आंसर नहीं दे सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन अपने आप में चीजों को एडजस्ट करते रहते हैं। आई रियली अप्रिशिएट गाइज, आई रियली अप्रिशिएट। 2 घंटे हो चुके हैं अपने को चालू किए हुए, 2 घंटे लगातार, 2 घंटे से क्लास चल रही है। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, लगे रहो। आप लगातार पढ़ रहे हो, कुछ देर और पढ़ेंगे। 2 घंटे बैठना बड़ी बात होती है, पढ़ाना उससे भी बड़ी बात होती है, ठीक है ना। बट ठीक है, तुम्हारे लिए करना है तो करना है।
मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि इतने पेशेंस के साथ आप बैठ के पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली आपको लग रहा है बेनिफिशियल, आप इसीलिए पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। 3:30 में चालू किया था, 5:30 हो रहा है एग्जैक्टली। आपको छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मगर मोटी चीज़ें, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी आपको कह दिया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है, लेट से अपन ने उसको ए बोल दिया, यानी दोनों जो अपने पास वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमारे पास में क्या है बेटा, सेम है, एकदम सेम मैग्नीट्यूड है। तो इसको कैसे डील करेंगे, तो कुछ सिंपल फॉर्मूले अपन बना लेते हैं यहाँ पे। R इजिकल्स टू आर आपका हो जाता है 2a cos थीटा बाई 2। नहीं बताऊंगा कैसे आया, याद रखना है सीधा सीधा। R सीधा सीधा कितना हो जाता है 2a cos थीटा बाई 2, बस याद करना है, ठीक है, क्लियर है, पक्का। अच्छा, ये R कब है, जब R आप दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। यदि मैं कहूं वेक्टर S आपका वेक्टर A माइनस वेक्टर B है ना, तो इस केस में यदि आपका वेक्टर और A और B का मॉडुलस सेम है तो वेक्टर S कितना आता है तुम्हारा 2a साइन थीटा बाई 2। याद रखना, बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा इस चीज के अंदर। सीधा याद करना, आपको सीधे फॉर्मूले इसमें बच्चे लगाने से बच जाओगे, हमें बहुत कंफर्टेबल रहोगे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इस केस में जब 90 डिग्री आएगा ना तो R कितना होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे तो a और b बराबर हो गए तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, R कितना आएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर, तो R आएगा √2 इंटू a। ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। पर ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये अपने को यूज करनी नहीं है। जब टिपिकली इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा तब अपन यूज करेंगे। जनरली तो अपन क्या करेंगे, उसको i में तोड़ेंगे, उसको j में तोड़ेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। मैक्सिमम वही काम आना है। ये तो केवल इसी टॉपिक का क्वेश्चन आ गया ना तो अपन इसको देख रहे हैं, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। ठीक है बेटा, क्लियर है, ठीक है। तो ये एडिशन पढ़ाया मैंने आपको, एडिशन की कुछ छोटी छोटी चीजें सिखा दी है ना। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अब आप आज का क्या टारगेट है बच्चों, अब आज से ध्यान रखना। इतने दिन तो अपन बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे थे तो कुछ हिसाब किताब था नहीं। आज से आप लोग या तो इंटरनेट से या फिर आप जहां भी पढ़ते हैं उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन करने चालू करो। आज वेक्टर के क्वेश्चन बैठ के ट्राई करना। बहुत चीज़ों में डाउट आएगा और बहुत सी चीज़ों में आप खुश भी हो जाओगे, अरे ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल ही हो गया। ठीक है, तो आज से आप अपना होमवर्क चालू करें। कम से कम हर टॉपिक के डेली 50 क्वेश्चन निकालो फिजिक्स के। सर मेरे पास तो मॉड्यूल ही नहीं है, कुछ नहीं करना, जस्ट इंटरनेट पे जाके टाइप करो। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। यदि आपको चेक करना है ना कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, सीधा इंटरनेट पे जाके टाइप करो नीट दिस टॉपिक क्वेश्चन। आप कहीं भी पढ़ो, यदि आप इंटरनेट पे पढ़े हुए क्वेश्चन को कर पा रहे हो ना तो मतलब आपकी पढ़ाई सही वे में जा रही है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर कि आज आप बच्चे बैठ के एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन वेक्टर के करेंगे। वेक्टर मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने थोड़ा वेक्टर अभी बाकी रखा है। ठीक है, अभी अपन और पढ़ेंगे वेक्टर्स थोड़ा मोड़ा। ठीक है, कल की क्लास में भी थोड़ा सा इसका हिस्सा जाएगा, अभी सारा हो नहीं पाएगा, देख रहा हूँ टाइमिंग कम है अपने पास में। ठीक है, क्योंकि वेक्टर एक ऐसी चीज़ है यार जो रनिंग क्लास के अंदर बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाते हैं, कम से कम 10-12 क्लास में लगते हैं वेक्टर। और यहाँ पे मेरे पास मात्र 120 मिनट आपको पढ़ाने के लिए, या 2.5 घंटे भी ले ले अपन लगातार क्लास के, जैसे अपन 120 मिनट तो हो ही गए अपने को पढ़ते है ना। अपन 150 मिनट भी लें तो मतलब मेरा दिल नहीं मानता है इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, फिर भी टाइम के हिसाब से करना पड़ रहा है। आप आज जाके क्वेश्चंस ट्राई करना, जो भी डाउट है मुझे फॉरवर्ड करना, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब अपन सब्ट्रैक्शन की बातें करते हैं। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अच्छा, तुमको ऐसा लगा होगा ना कि अभी सर थोड़ा मोड़ा स्पीच दे रही है तो क्लास एंड होने की बारी आ गई है, ऐसा तो नहीं लगा किसी को कि हाँ ठीक है अभी क्लोजिंग स्पीच है सर का, अब निक्की हुए अपन है, 10 मिनट है, अभी 10 मिनट और पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, दो वेक्टर्स का घटाव। तो घटाव नाम की कोई चीज होती नहीं है। यदि मैं कहूं वेक्टर s इज इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर का माइनस b, यानी ये वेक्टर a है आपके पास में, ये वेक्टर b था ना, तो इसमें आप माइनस का b जोड़ दो, यानी माइनस b इस तरफ आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया इस डायरेक्शन में, इस एंगल पे। ठीक है कि नहीं है, ऐसा ही करना होता है। टिपिकली दिखने में ऐसा है, बाकी लिखने में कैसा रहेगा देखो बेटा, लिखने में कुछ नहीं लिखना, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख देना है ना, और जो r का फॉर्मूला है उसकी जगह s आ जाएगा, कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा, बस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है,
सब्ट्रैक्शन इज ओनली एडिशन। तो आज अपन बस ये टॉपिक था अपना फाइनल, अपन इसको पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन कर लिया। मैं क्लास क्लोज करने वाला हूँ, नोटिफिकेशन आ गया, क्लास का टाइम कम है अभी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब अभी तक जितना पढ़ा है उस पर बेस क्वेश्चंस करके आएंगे। कल की क्लास में अपन चालू करेंगे वेक्टर्स का बचा हुआ पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है, और कुछ थोड़े मोड़े बेसिक्स और पढ़ाऊंगा। गाइज परसों से 12th चालू होने वाली है। परसों आप भिड़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, स्थिर वैद्युतिकी से। तो बी रेडी, और भी दोस्तों को अलर्ट कर दो कि कार्यक्रम चालू होने वाला है, ठीक है ना। अभी है ना, आप जो बच्चे हैं आपके अच्छे खासे ग्रुप है बच्चों, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, उनसे आप डिस्कशन किया करो। ऐसे मत रखा करो ये फिजिक्स तो केवल मैं ही पढ़ूंगा, यार ये फिजिक्स तो मैं ही पढ़ूंगी, इसी और को बता दिया तो उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप जितने ज़्यादा लोगों की मदद करोगे ना, आपको उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, आप उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो ऐसा कोई मत रह के बैठना कि नहीं नहीं मैं किसी को बताऊंगी नहीं या मैं बताऊंगा नहीं। आप डिस्कस करो इस चीज़ को लोगों के साथ में, है ना। मैं चाहता हूं यहाँ पे कंपटीशन हो, यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे और जुड़े हमारे साथ में, सिंसियर बच्चे और जुड़े, जिनको वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत है जी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बाकी बच्चों से भी इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज। आज की क्लास अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। जो बीकानेर के बच्चे हैं फटाफट से अपनी छतों पे जाओ और पतंगे उड़ाओ, बढ़िया मौसम हो रहा है। और जो बाहर के बच्चे हैं वो पढ़ाई करनी चालू कर दो, और कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास है। ओके गाइज, बाय।